मई महीने के अंतिम समय में सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय का एक एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसके द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का अंतिम अनुमान, प्रोविजनल एस्टिमेट दिया है। ये पीई रहेगा, प्रोविजनल एस्टिमेट में रहेगा, फिर रिवाइज एस्टिमेट रहेगा, फिर फाइनल एस्टिमेट आता है। फाइनल एस्टिमेट आने में 1-2 साल का समय लगता है। रिवाइज एस्टिमेट भी 6-7 महीने में, 4-5-6 महीने में आ जाता है। तो ये चीजें चलती रहती है क्योंकि आंकड़े आने में समय लगता है। ठीक है। और इसी दौरान वित्त वर्ष 2024 की जनवरी मार्च तिमाही या क्वार्टर 4 भी बोला जाता है, उसके लिए भी जीडीपी के आंकड़े दिए गए और बताया गया कि स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों पर उसमें 7.4% का ग्रोथ देखा गया और 2024-25 के लिए 6.4% का ग्रोथ देखा गया है। देखिए, देश के आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है, कैसे जानेंगे कि देश का आर्थिक विकास होता है या नहीं हो? तो उसके लिए जो सबसे मान्य, सबसे चर्चित पैमाना देखा जाता है वो जीडीपी देखा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। और इसी आधार पे हम आमतौर पे सरकार भी अपनी जो योजनाएं बनाती है या बजटों का जो आवंटन करती है, विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लिए जो आवंटन होता है, जैसे अभी कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हमने आत्मनिर्भरता की और जो परिस्थितियां हैं स्ट्रेटेजिक, उसको देखते हुए कई सारे रक्षा विशेषज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ हमें कह रहे हैं कि सरकार को कम से कम 5% अपने जीडीपी का रक्षा बजट पे खर्च करना चाहिए, या ना हो तो जो अभी 2-2.5% है इसको बढ़ा के 3 से 4% करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जीडीपी का आंकड़ा आ गया। अभी हाल फिलहाल में आईएमएफ ने ऑफिशियली ये बताया भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। तो वो जीडीपी के आधार जो है वो वही आधार पे निकाला गया है। ठीक है। तो एक वैसे लोग प्रति व्यक्ति और क्या क्या बातें करें, लेकिन आमतौर पे जीडीपी को एक लेमैन, एक बहुत मोटा मोटा जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जीडीपी को एक आधार माना जाता है ना। जैसे कहें कि किसी व्यक्ति में योग्यता, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो योग्यता का आधार पैमाना क्या हो सकता है? तो वो भाई जो कॉपी में नंबर पाएगा उसी के आधार पे होगा। अब कोई लोग कह सकते हैं कि हो सकता है उस समय तबीयत खराब हो, ये सब बातें चलती है, लेकिन मोटे तौर पे ये वो जो पैमाना है वो यही है कि जीडीपी को और उसमें वृद्धि दर के आधार पे आप अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में या उसके सेहत के बारे में जानकारी, सेहत के बारे में तो हो रहा है लेकिन वो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बारे में जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। जो जीडीपी की सामान्य परिभाषा कही जाती है उसमें जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, इसमें एक वर्ष के अंदर जो इसकी सामान्य परिभाषा है, कोई भी टाइम लिया जाता है लेकिन आमतौर पर एक ही वर्ष लिया जाता है, एक वित्तीय वर्ष, क्वार्टरली भी लिया जाता है, लेकिन एक वर्ष के अंदर घरेलू सीमा में के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। यानी कि एक वर्ष के भीतर, अगर जीडीपी वैसे एक वित्तीय वर्ष का निकाला जाता है और ज्यादा जनरल परिभाषा कर दो तो किसी एक पर्टिकुलर समय विशेष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो उसके जीडीपी का या उसे सकल, उसका मौद्रिक मूल्य जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और इसके लिए जो विकास है, पिछले साल का जो जीडीपी रहता है और उसके बाद अगले साल का निकाल के अगर बढ़ा है तो हम मानते हैं कि ग्रोथ हुआ है, कम हुआ है तो मानते हैं कि कमी हुई है। ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है। इसको अगर देखा जाए तो निकालने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं और लगभग दोनों तरीके एक हैं। एक व्यय पक्ष को मिलाना है जिसे हम जीडीपी आमतौर पे कहते हैं या मांग पक्ष कहते हैं। दूसरा है पूर्ति पक्ष या सप्लाई पक्ष या आय पक्ष जिसे कहा जाता है, उसे जीबीए कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद उसको जीडीपी और जीबीए ग्रास वैल्यू एडिशन की कितने वस्तुओं और सेवाओं के जो वैल्यूज है उसमें वृद्धि हुई थी। ठीक है। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की गणना अर्थव्यवस्था के किए गए सभी व्ययों को जोड़कर की जाती है। इसमें
भारतीय द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से किए गए व्यय, सरकारों द्वारा किए गए व्यय, निजी व्यवसायों द्वारा किए गए व्यय आदि शामिल होता है। और यह अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष की एक तस्वीर प्रदान करता है कि कितना एक्सपेंडिचर किया गया, कितना खर्च किया गया, यानी कितना डिमांड जनरेट हुआ, उसको जोड़ के हम जीडीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए देखा जाए तो कौन कौन सी इकाई हो सकते हैं। आम लोग होंगे, ठीक है, निजी क्षेत्र होगा यानी कंपनियां होंगी, और सरकार होगा, और तो कोई होगा नहीं। इनके द्वारा जो ओवरऑल व्यय किया जाता है या जो मांग की जाती है वो जीडीपी को उसको जोड़ के निकाल लिया जाता है। दूसरा ये है कि जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यह देखो, यह अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को या आय पक्ष को कहता है। यह उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन या आय की गणना का योग करके अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को योगदान को प्रभावी ढंग से मापता है। जैसे एक बहुत फेमस उदाहरण है कि गेहूं से आटा बन गया, तो पहले गेहूं 20 रुपए किलो था, अगर आटा 25 रुपए किलो, गेहूं पिसाई के बाद 25 रुपए किलो हो गया, तो उसके मूल्य में 5 रुपए का वर्धन हुआ है। तो आप अगर गेहूं दो बार जोड़ देंगे कि गेहूं हुआ 20 रुपए का, आटा हुआ 25 रुपए का, और दोनों जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि आटे के मूल्य में तो गेहूं का मूल्य शामिल है। फिर उसी आटे का ब्रेड बन गया, तो उसकी जो कीमत हुई, उसमें जो वैल्यू एडिशन हुआ, वो एडिशन ही जोड़ते जाते हैं और कुल मिला के ग्रॉस वैल्यू एडिशन जोड़ लिया जाता है। और यह हमारे लिए जो है आय पक्ष का जो है गणना कर दी जाती है। और देखा जाए तो आमतौर पे इसमें बहुत अंतर नहीं होता है। हाँ, जब इसकी गणना करते हैं तो सरकार लोगों से कर प्राप्त करता है, उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। जो सकल मूल्य वर्धन होता है, यानी जो किसी वस्तुओं की कीमत होती है, उसमें दो चीजें शामिल रहती हैं। एक तो जो वैल्यू एडिशन होता है, दूसरे वैल्यू एडिशन के बाद जो किसी वस्तु की कीमत होती है उसमें वैल्यू एडिशन तो होता ही होता है, साथ ही में सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, यानी जीएसटी है जिसे, या वैल्यू एडिशन टैक्स वैट है, या एक्साइज ड्यूटी है, आदि आदि तक, वो उसकी कीमत को बढ़ा देती है। और सरकार कई सारी सब्सिडी देती है अर्थव्यवस्था में, जो कहीं ना कहीं उसकी कीमत को कम रखने में मदद करती है। तो ओवरऑल अगर हमें जीडीपी और जीबीए का परिभाषा निकालना पड़ता है तो जीडीपी बराबर हो जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसमें सरकार द्वारा अर्जित कर, कितना सरकार ने कर वसूला, और सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी, इन दोनों के माइनस को जोड़ देंगे तो जीबीए और जीडीपी बराबर निकल जाता है। अगर सरकार ने जितना कर प्राप्त किया उतना ही सब्सिडी दी तो बिल्कुल जीडीपी जीबीए बराबर रहती है। लेकिन आमतौर पे सरकार कर थोड़ा ज्यादा ही वसूलती है, और उसके पीछे की जो वजह है कि सरकार जो कर लेती है वो लेती है बाजार मूल्य पे, तो थोड़ा उसके कारण ये चीजें आ जाती है कि वो थोड़ा सा जीबीए जीडीपी से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बड़ा ही दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें जो डेटा जीडीपी का आता है, इसे भी दो तरह के डेटा आपको देखते होंगे। एक होता है वास्तविक कीमत, या उसको कहते हैं वास्तविक आधार पे, जिसके लिए कोई बेस लिया जाता है, और एक बाजार मूल्य पर या नॉमिनल प्राइस, जो कि मार्केट मूल्य पर लिया जाता है। क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, हालांकि आप लोग इकोनॉमी में पढ़े होंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। जैसे मान लिया एक ब्रेड है, ब्रेड का ही उदाहरण सही है, ठीक है, इसकी एक इकाई की कीमत 10 रुपए है 2021 में। ठीक, इसी ब्रेड की कीमत 2022 में 12 रुपए हो गई। ठीक है, इसी ब्रेड की कीमत 2025 में बढ़ते बढ़ते 15 रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के कारण कीमत बढ़ रही है। अब ब्रेड देखा जाए तो अर्थव्यवस्था क्या करती, वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब अगर मौद्रिक मूल्य लोगे तो लगेगा कि 2021 से 2025 में इकोनॉमी 1.5 गुना बढ़ गई, 50% वृद्धि हो गई, क्योंकि एक अगर ब्रेड उत्पादित हो रहा था केवल इकोनॉमी में, अगर एक इकोनॉमी है जिसमें केवल एक ब्रेड उत्पादित हो रहा था तो 10 रुपए जीडीपी हो रही थी, अब तो 15 रुपए होगी। लेकिन वो फॉल्स डेटा होगा, वो महंगाई है एक्चुअल में। तो सही डेटा के लिए कोई एक आधार ले लेते हैं। तो मान लिया जो अभी आधार लिया जाता है
11-12 का आधार लिया जाता है तो 2011-12 में ब्रेड की कीमत मान लिया था 5 रुपए। इसी एक ब्रेड की कीमत मान लिया 5 रुपए था। तो अब उसको आधार लेके निकालेंगे तो 2001 दो कीमतें आपको दिखाई देंगी, दो आंकड़े दिखाई देंगे। एक 2021 के मार्केट में मार्केट वैल्यूज और एक आधार वर्ष के साथ लेंगे तो ये क्या लिया जाएगा, ये वास्तविक वैल्यू। और इस आधार पर अगर देखेंगे तो 2025 में भी इसका वास्तविक वैल्यू उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही उत्पादन हुआ। तो उससे जो महंगाई का समस्या होती है, तो जो अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं सेवाओं का वास्तविक उत्पादन होता है उसको हम जांच लेते हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के बारे में एक सटीक अनुमान लगाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन बाकी ज्यादातर कामों के लिए चाहे सरकार कर लेती है तो वो भी मार्केट वैल्यू पर ही लेती है। जो हम IMF के डेटा के आधार पे जो GDP का ऊपर नीचे होता है वह भी मार्केट वैल्यू के ही आधार पे होता है। विश्व बैंक जो अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्धारण करती है वो भी GDP उसी मार्केट वैल्यू पर ही करती है। तो मार्केट वैल्यू जो हम ज्यादातर चीजें जानते हैं मार्केट वैल्यू जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कि एक एक्चुअल फिगर पता रहे उसके लिए कोई एक आधार वर्ष ले लिया जाता है। उसके आधार पे दो तरह के आंकड़े हमारे सामने, वर्तमान कीमत भी आती है और वास्तविक कीमत आती है। वास्तविक कीमत का मतलब समझ लीजिएगा कोई ना कोई आधार वर्ष लिया गया है। हम अभी जो आधार वर्ष लेते हैं वो 2011-12 का आंकड़े को हम आधार वर्ष मानते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP से जुड़े कुछ जो प्रमुख आंकड़े हैं, पहले कंपोजिशन देख लिया जाए तो 2024-25 में ये ऊपर वाला जो है टर्सरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र जिसे आमतौर पर सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो है आमतौर पे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह सकते हैं, लेकिन उसमें और भी सारी चीजें शामिल होती है। और ये जो है टर्सरी सेक्टर, इसमें प्राइमरी सेक्टर, इसमें कृषि और खनन आदि की गतिविधियां शामिल होती हैं जो बिल्कुल नेचर से जुड़े हुए प्राइमरी कार्य होते हैं। देखा जाए तो लगातार इसमें आंकड़े जो है कहीं ना कहीं 2020-21 से ही प्राइमरी सेक्टर की जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता जा रहा है और सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और कंपोजिशन ऑफ ये सेकेंडरी सेक्टर भी लगभग बराबर बना हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो जो आंकड़े बताया गया है कि वित्त वर्ष 24-25 में वास्तविक GDP दर में, वास्तविक जब कह दिया गया यानी 2011-12 का बेस ईयर लिया तो वृद्धि दर 6.5% की देखी गई। और जब बाजार मूल्य पे लिया गया या बाजार दर पे लिया गया या नाम मात्र या नॉमिनल या बाजार दर पे लिया गया तो GDP में 9.8% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि जो GDP की वृद्धि दर है, बाउंसी है, वो 9.8% की दर पे आई है। सरकार आदि को कर आदि जो मिले होंगे वो 9.8 के दर पे मिला होगा, लेकिन आंकड़े जो है 6.5 वास्तविक विकास दर आता है। ठीक है, देखा जाए तो ये पिछली बार की अपेक्षा कम है, अभी आंकड़े देखेंगे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं और दुनिया की जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें ये एक काफी बेहतर आंकड़ा है। और इसी में ये बताया गया था कि जो चौथी तिमाही है, जैसे किसी वित्त फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ये जैसे 2024-25 है, तो इसका क्या अर्थ है इसको जरा समझ लें। हालांकि हमने बताया है, आप लोग इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं तो ये 4 क्वार्टर होता है। क्वार्टर माने तिमाही, और वित्त वर्ष माने 12 महीने को 3-3 तिमाही के 4 क्वार्टर में बांट लेते हैं। हमारा जो वित्त वर्ष चलता है 1 अप्रैल से चलता है, यानी 1 अप्रैल 2024-25, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 ये हमारा वित्तीय वर्ष है। और इसी को फिर 3-3 महीने बांट देते हैं। तो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून तक होता है, यानी अप्रैल से जून तक जो है पहला क्वार्टर होगा। दूसरा होगा जुलाई से लेके सितंबर तक, तीसरा होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, और चौथा होता है जनवरी से लेके मार्च तक। तो इसी 24-25 के जो इस वर्ष हम जनवरी से मार्च तक का आंकड़ा है उसमें भारत की विकास दर 7.4% देखी गई है, और ओवरऑल मिला के पूरे वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर 6.5% देखी गई है। लेकिन अभी ये प्रोविजनल एस्टीमेट है, इसमें काफी सुधार हो सकता है। पिछले वर्ष तो 9.2% थी, जो रिवाइज होने के बाद काफी बढ़ गई है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि
भारत का विकास दर जो 6.5% है, इससे ज्यादा ही होगा, रिवाइज होगा। और ऑलमोस्ट मैं फिर प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अपना गला फंसा रहा हूं, लेकिन फिर अभी तक मैं 3 सालों से सही होता रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि वो 7.2% या उससे ज्यादा ही होगा हमारा विकास दर जब रिवाइज होगा। क्यों? क्योंकि इसी दौरान जो है नवंबर दिसंबर, इसी दौरान जो है भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख गतिविधि हुई थी, कुंभ का आयोजन, जिसमें माना जा रहा है कि 60 से 65 करोड़ लोग आए हुए थे। और उतने बड़े लोगों के आवागमन, और इसमें लग रहा था कि 2 लाख करोड़ के आसपास की अर्थव्यवस्था जो है टर्नओवर हुई है, निश्चित रूप से उसके अर्थव्यवस्था के जीडीपी में कम से कम 1% की अनुमान वृद्धि होने का अनुमान तो लोगों ने लगाया ही लगाया है। और ये 6.5% का अनुमान तो पिछली बार भी लगाया गया था, तो इसमें कोई अंत नहीं। लेकिन ये है कि 7.2% से लेकर 7.5% तक का अनुमान जब रिवाइज होगा तो ये दिखाई देगा 6.5% ही हमारे लिए काफी है पीठ थपथपाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लग रहा है कि अब हमारा विकास दर काफी 4 ट्रिलियन के दर पे जो है ये एक अच्छा विकास दर माना जा रहा है। और जो इसमें ग्रोथ दिख रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर 9.4% कर रहा है, लोक सेवाएं, रक्षा, और इसको इतना भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें हमने आपको बता दिया है। वित्त वर्ष में वार्षिक अनुमान और वृद्धि दर जो देखा जाए तो आंकड़ों में बताया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आंकड़े देखिए महत्वपूर्ण है। 2012-13 से अगर देखा जाए तो 2012-13 5.5%, 6.4%, 7.4%, 15-16 में आके 8%, 16-17 में 8.3%, 17-18 में 6.8%, फिर ये 18-19 में 6.5%, फिर जो है 19-20 3.9% रहा, 20-21 कोरोना का समय रहा, -5.8 रहा, 19 में भी 20 में भी जो 19-20 में भी जो लास्ट क्वार्टर है तो वो तो कोरोना का ही रहा। इसके बाद 9.7%, 7.6%, 9.2%, अब 6.5% कर रहा है। एक लंबे समय से देखा जाए या लगातार अगर आप 20-22 साल का भी 2001 के बाद से भी अगर हमारा 22-23 साल का आंकड़ा देखेंगे तो हमारे ऑन एवरेज जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो 7% के आसपास है। और ये पिछले 2000 कोरोना के बाद से देखा जाए तो लगभग 7% से ऊपर ही है। और पिछले 3 सालों का तो 8% ग्रोथ रेट है। और अगर ये ऐसा ग्रोथ रेट चलता रहा और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर देंगे तो जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत बने, उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है।